जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान या व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पूजा सुनने के बाद प्रसाद। आइए हम लोग देखते हैं कि अप्लाइड क्या होता है। किसी भी विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक उसका वैज्ञानिक अध्ययन और दूसरा उसका व्यवहारिक पहलू। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिनरलॉजी, सेस्मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जितने भी वैज्ञानिक विषय हैं इनका एक पहलू वैज्ञानिक अध्ययन होता है और उसका लक्ष्य होता है कि उसको मानव प्रयोग के लिए सीखा जाए और उससे मानव समाज का या पर्यावरण समाज का कल्याण हो। आइए हम लोग देखते हैं कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने अब तक जितनी चीज़ें सीखा उनका कैसे मानव के हित के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में अध्ययन किया कि भूआकृति विज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है किस चीज़ का, लैंडफॉर्म्स का, स्थल रूपों का। वो स्थल रूप बहुत बड़े महाद्वीप या महासागर, पर्वत या पठार से लेकर और बहुत छोटे स्थल रूप रिल, गली, निक पॉइंट तक हो सकते हैं। और इन स्थल रूपों को निर्मित करने वाले प्रक्रम इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों प्रोसेस के बारे में भी सीखा। इस तरह से जियोमॉर्फोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन है स्थल रूपों का और उनको बनाने वाले प्रक्रमों का। अब बात बची अप्लाइड क्या है। अप्लाइड माने उसका व्यवहार में प्रयोग। इसलिए अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी को परिभाषित किया गया है कि इन स्थल रूपों को और उनके बनाने वाले प्रक्रमों को जब हम मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए प्रयोग में लाते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उसको कहा जाता है व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान। और इस विषय को हम लोग 3 पार्ट में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट इस चार्ट में है जिसमें कि विभिन्न प्रोसेसेस दी गई हैं। प्रोसेस का मतलब कि उच्छा डिनोडेशनल प्रोसेसेस, अनाच्छादनकारी प्रक्रम, और उन प्रोसेस से मनुष्य कैसे समाज और पर्यावरण का कल्याण करता है, ये है। इसके बाद दूसरे पार्ट में यह जियोमॉर्फोलॉजी, लैंडफॉर्म और प्रोसेस किस तरह से पृथ्वी पर काम करते हैं। और पृथ्वी पर 3 ही तो मुख्य स्वरूप होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। इसलिए दूसरे पहलू में हम लोग उच्चावच की दृष्टि से व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और तीसरा पहलू होगा विभिन्न व्यवहारिक विषय जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, किस तरह से इंजीनियर्स, हाइड्रोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट इस विषय का, जियोमॉर्फोलॉजी का मानव हित के लिए यूज कर रहे हैं, हम तीसरे पहलू में सीखेंगे। आइए पहले पहलू में हम लोग देखते हैं कि ये 6 अनाच्छादनकारी प्रक्रम हैं जिसमें कि जलीय प्रक्रम, वायुड़ प्रक्रम, कार्स्ट चूना क्षेत्र, समुद्री, हिमानी और परिहिमानी। हम लोग आइए देखते हैं कि जलीय प्रक्रम में नदी के स्रोत से और मुहाने तक मानव बसा है। जल उसी में प्रवाहित होता है। जल ही जीवन है। इसलिए सभी जीवन, चाहे मानव जीवन हो चाहे पर्यावरण के वनस्पत जीव हों, उसी पर आश्रित हैं, उसी का सहारा लेते हैं और कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग देखते हैं। पहला है बंडिंग ऑन रिल हेड। जब रिल्स अपने शीर्षवर्ती अपर्दन द्वारा वहाँ पर स्थल का कटाव करती हैं तो एक समस्या हो जाती है इरोजन की। अच्छी मिट्टी हटकर वहाँ से चली जाती है। इसलिए वहाँ पर हमारे प्लानर्स, कृषक लोग रिल के हेड पर छोटा सा तिनके का बांध बना देते हैं ताकि रिल हेडवर्ड इरोजन न करे और बीहड़ीकरण न बढ़े। यह एप्लीकेशन है जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज का। दूसरा है आई शेप वैली के बारे में आपने सीखा है कि आई आकार की घाटी पूर्ववर्ती नदियां बनाती हैं और
रास्ते में आने वाले उठने वाले मोड़दार पर्वत को काटकर गहरे खड्ड का निर्माण करती हैं। आप बताइए कि इसका यूज़ आदमी किस लिए करेगा? केवल टूरिज्म, जैसे ग्रैंड कैन्यन या इंडिया में हिमालय पर विभिन्न गार्ज, इंडस गार्ज, शिपकीला गार्ज, कोरबा गार्ज, इसको देखने के लिए पर्यटक जाते हैं। यह जियोमॉर्फोलॉजी का एप्लीकेशन है और संबंधित सरकारें उन टूरिस्ट से पैसा वसूल लेती हैं। फिर अगला है डैम और रिजर्वायर। नदी में और नीचे आने पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिनके सहारे जलाशयों का निर्माण हो जाता है। फिर रिवर बेसिन मैनेजमेंट में उससे नहर निकाले जाना, बिजली पैदा करना, मत्स्यन, ये सब व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान ही है। फिर अगला है वाटरफॉल। आप बताइए वाटरफॉल का एप्लीकेशन क्या है? टूरिज्म, बहुत पर्यटक देखने जाते हैं पूरी दुनिया में और वाटरफॉल एक जियोमॉर्फिक या स्थलाकृतिक स्वरूप है। इसके बाद वर्शिप स्टोन। जितने भी भारतवर्ष में पुजारी हैं वो पूजा के लिए गोले पत्थर, जिनको शालिग्राम कहा जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से यह वर्शिप स्टोन कहलाते हैं। विशेष रूप से यह दुनिया के जितने भाभर क्षेत्र हैं उनसे मिलते हैं। यह भी अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी है। और इसी तरह से तराई रीजन में राइस की एग्रीकल्चर की जाती है, ये भी एप्लीकेशन है। डाइक और इस पर के बारे में हम लोगों ने सीखा है कि नदियाँ जब मियांडर के सहारे पार्श्ववर्ती कटाव करती हैं और किसी गांव, नगर या सांस्कृतिक भूदृश्य के कटकर बह जाने का खतरा होता है तो वहाँ पर डाइक और इस पर बनाए जाते हैं। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद बैराज होता है। यह डैम से छोटा होता है। बैराज का उद्देश्य बिजली पैदा करना नहीं बल्कि जल को इकट्ठा करना, निचले भाग में बाढ़ को रोकना और इससे निकाली गई नहर द्वारा सिंचाई कर उस नदी के कमांड एरिया का विकास करना होता है। फिर आपका एक होता है अनिकट। यह बैराज से छोटा रूप होता है और वियर बहुत ही छोटा होता है जो कि पंख और कीचड़ से बना होता है। और फ्लूवियल में वैसे तो बहुत हैं लेकिन एक और है, इसमें हाइडल एनर्जी भी जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स पर ही डेवलप की जा सकती है, प्लेन में नहीं। अर्थात वहाँ का टेरेन बहुत ही ऊंचा नीचा होना चाहिए, तभी तो डैम और रिजर्वायर के सहारे ये बिजली पैदा की जाती है। ये रही कहानी एप्लीकेशन की नदी के स्रोत से और मुहाने तक। आइए हम लोग देखते हैं वायु प्रक्रम चलते हैं सूखे क्षेत्र में जहाँ की मरुस्थल में बालू उड़ रही है। उसका नॉलेज प्राप्त करना एक बात है लेकिन वहाँ के लोगों का हित करना दूसरी बात है। जो एप्लीकेशन है जैसे विंड ब्रेक, हवा की स्पीड इतना तेज होती है कि वह बालू को, सैंड ड्यून को स्थानांतरित कर देती है और उससे उपजाऊ कृषि योग्य भूमि भी दब जाती है। इसीलिए इसकी स्पीड को, विंड की स्पीड को रोकने के लिए विंड ब्रेक्स या वृक्ष लगाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है ओएसिस, मरुद्यान। मरुद्यान का मतलब हुआ कि मरुस्थलों में किसी गर्त में यदि वर्षा का जल इकट्ठा हो गया तो उसके आसपास कुछ वनस्पतियाँ, घासें और उनकी लालच में कुछ जीव आ जाते हैं और उनके लिए कुछ इंसान वहाँ अपना बसेरा ले लेते हैं जिसको मरुद्यान कहते हैं। इस तरह से यह एओलियन प्रोसेस या शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में मानव का जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज का एप्लीकेशन ही है। कारवां रूट होते हैं जो कि पथरीले होते हैं और यह अपक्षय और अपर्दन से बनते हैं, किसके? वायु प्रक्रम से, और वहाँ पर लोग इसी के सहारे यात्रा करते हैं। फिर है बालुका स्तूप भी एक अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट हैं और राजस्थान में सैंड ड्यून के पार्क बनाए गए हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। अगला है सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, जो कि हम लोग विंड ब्रेक में चर्चा कर चुके हैं कि बालुका स्तूप एक ही जगह स्थिर रहें, वो टहले न,
क्योंकि उनका टहलना भारी पड़ जाता है वहाँ के पर्यावरण पर, कृषि पर और अन्य भूदृश्यों पर। इसलिए इनके अस्थायीकरण के लिए वहाँ पर 2 योजनाएं बनाई जाती हैं। एक तो कैनाल का नेटवर्क डाला जाता है, नहरों का रेखा जाल, जिससे सिंचाई होती है और बालू जम जाती है, उड़ती नहीं है। दूसरा होता है ड्राई जोट एग्रीकल्चर, शुष्क मेखला कृषि, जिसमें कि कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और इस पानी का प्रयोग ड्रिप और स्प्रिंकलिंग प्रोसेस द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग इंडिया में और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी यहाँ की शुष्क मेखला कृषि, जिसको बारानी कृषि भी कहा जाता है, इससे बालू का स्तूप भी अस्थायी हो जाते हैं और इसका एक असर होता है कि जो वहाँ पर सैंड सी होता है, सैंड सी माने एक विस्तृत बालू की बड़े क्षेत्र पर फैली चादर, उसका भी स्थानांतरण नियंत्रित हो जाता है। और विशेष रूप से कैनाल इरिगेशन, जैसे राजस्थान में इंदिरा कैनाल और वहाँ पर टपक और छिड़काव पद्धति की सिंचाई से। इसमें एक चीज़ और है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब कि यह डेजर्ट में इतनी तेज़ हवा चलती है कि उससे एयरो जनरेटर चलाए जाते हैं और उससे विंड एनर्जी निकाली जाती है। लेकिन यह एक डिस्प्यूट है कि इसको अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में रखा जाए या अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में, तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन सत्य है कि यह अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, लेकिन डेजर्ट में यह एक प्रोसेस है। इसलिए प्रोसेस को देखते हुए उसका मानव हित के लिए यूज करना, एनर्जी निकालना अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में भी आ सकता है, जबकि यह अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में ही सही रहेगा। आइए हम लोग कार्स्ट क्षेत्र देखते हैं, चूना क्षेत्र। और चूना क्षेत्र में चूना पत्थर की माइनिंग की जाती है, खनन, और उसका उद्देश्य क्या है कि उससे सीमेंट इंडस्ट्री चलाई जाती हैं। इसलिए जियोमॉर्फोलॉजी का नॉलेज यहाँ अप्लाइड हो जाता है। और इसी तरह से कार्स्ट क्षेत्र में गुफाएं बनती हैं और गुफाओं का अध्ययन स्पीलियोलॉजी कहलाता है और उसमें हम विभिन्न प्रकार के पर्यटन और धार्मिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। गुफाओं में टूरिस्ट भी जाते हैं और वहाँ पर पूजा के कार्यक्रम भी होते हैं। और इसी तरह से गुफाओं में पर्यटक देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर धार्मिक क्रियाएं होती हैं। और गुफाओं में जाने पर या उसके आसपास जब ये कार्स्ट क्षेत्र के सभी स्थल रूप लास्ट में पोलिजे के स्टेज में समाप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर बचा हुआ अवशिष्ट भाग या खुरदुरी मिट्टी को टेरा रोसा सॉइल कहते हैं या टेरा रोक्सा सॉइल कहते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट इसका भी प्रयोग अप्लाइड रूप में करते हैं और यहाँ पर कहवा या कॉफ़ी की कृषि की जाती है। ये भी कार्स्ट क्षेत्र के जियोमॉर्फोलॉजिकल नॉलेज, भौगोलिक ज्ञान का एक प्रयोग है। अब हम लोग देखते हैं मैरीन प्रोसेस। आइए समुद्र के किनारे चलते हैं और वहाँ पर प्रोसेस और उससे बनने वाले स्थल रूपों से कैसे हम मानव का कल्याण करते हैं देखते हैं। एक होता है नेचुरल ब्रिज, प्राकृतिक पुल, जिसकी विशेषता हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे होकर मानव समुद्र के एकदम किनारे पहुंचकर और वहां पर पर्यटन का आनंद लेता है। और वहां पर स्टैक भी, जब ये नेचुरल ब्रिज ध्वस्त हो जाता है तब छोटे छोटे गोले गोले पत्थरों को स्टैक कहा जाता है, जिस पर पर्यटक नाव से जाकर बैठकर पर्यटन का आनंद लेते हैं। वहाँ पर समुद्री अपरदन के कारण लंबे लंबे एस्कार्पमेंट बनते हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी हैं। और बीच बनते हैं। बीच दो तरह के होते हैं, एक रॉकी बीच और एक सैंडी बीच। तो विशेष रूप से ये रॉकी बीच पर टूरिस्ट जाते हैं और समुद्र की लहरों के साथ आनंद लेते हैं। और जो सैंडी बीच होता है, सैंडी बीच में कृषि की जाती है। जैसे भारतवर्ष का पश्चिमी तट का बीच रॉकी है और पूर्वी तट का बीच सैंडी या बलुआ है। क्यों पश्चिम का रॉकी है, इसके लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक के पेजेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इमरजेंस हुआ और उसके कारण खड़े कगार को
अरब सागर की समुद्र की लहरों ने काटकर और उस बीच को चट्टानी बना दिया। जबकि भारत के पूर्वी तट पर सैंडी बीच है और सैंडी बीच में स्पेशली क्लेई बीच है और उसमें अवसाद जमा है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से, और उस पर डेल्टा कई हैं आपस में फैले हुए हैं और उस बीच में राइस की एग्रीकल्चर विशेष रूप से की जाती है। तो आपको अगर कहा जाए कि भारत के पश्चिमी राखी बीच पर लेटकर स्नान करेंगे या पूर्वी सैंडी बीच पर, तो आप पश्चिम पर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि पूरब पर यदि आप स्नान करके आए तो आपके सैंडी बीच पर स्नान करने और उस पर क्ले का निक्षेप होने के कारण शायद आपकी खूबसूरत बदसूरत में परिवर्तित हो जाएगी। आपका पूरा शरीर ऐसा लगेगा कि आप मिट्टी के बने हैं, जबकि पश्चिम बीच पूर्ण रूप से चट्टानी है, वहाँ मिट्टी स्पर्श भी आपको नहीं कर पाएगी। इसी तरह से मैरीन एनर्जी भी एक अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का पॉइंट है और यह मैरीन जियोमॉर्फोलॉजी में मैरीन प्रोसेस या समुद्री प्रक्रम का परिणाम है और इससे समुद्री लहरों से तट के सहारे मैरीन एनर्जी, जिसमें कई तरह की होती हैं, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओस्प्रे एनर्जी, ये सब ली जाती हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इसको हम मैरीन अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में रखें या इसको हम अप्लाइड ओशनोग्राफी में रखें, क्योंकि ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के भी अप्लाइड पार्ट होते हैं, व्यवहारिक पहलू होते हैं। तो इसमें निर्णय रहा कि मैरीन प्रोसेस है, इसलिए उसको हम मैरीन प्रोसेस को अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में रख सकते हैं, क्योंकि उसी से लैंडफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन यह कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसको हम अप्लाइड ओशनोग्राफी में भी रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, ग्लेशियर रीजन में, और ग्लेशियर रीजन में उसके स्रोत से लेकर या माउंटेन के टॉप या आइस कैप या हिम टोपी से मोरेन तक की यात्रा करेंगे। देखेंगे कि वहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस और लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स का मानव कैसे यूज करता है। इसमें पहला है कोल। कोल के बारे में आपने सीख लिया है कि किस तरह से बर्फ़ पर्वतों में भी छेद कर देती है और लोग उसको आर पार करने के लिए रास्ते का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग नीचे आते हैं जो दिखती है पैटरनॉस्टर लेक। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जैसे नदियाँ वाटरफॉल बनाती हैं और उसकी तलहटी में कुछ जल संचित रहता है, उसी तरह से ये पैटरनॉस्टर झील में फ्रेश वाटर संचित रहता है, जिसका प्रयोग पेयजल के रूप में वहाँ के लोग करते हैं या वहाँ से उसको डाउन स्ट्रीम में नीचे लाकर जहाँ अधिवास मिलते हैं वहाँ जीवन में प्रयोग के लिए किया जाता है। फिर अगला है रूट्स थ्रू नुब्रा वैली। एक उदाहरण है नुब्रा वैली का, लेकिन वर्ल्ड में फोल्डेड माउंटेन पर, ऊंची चोटियों पर जितने भी ग्लेशिएटेड वैली हैं या हिमानीकृत घाटियां हैं या यू आकार की घाटियां हैं, वह चौरस होती हैं और वह स्मूथ चिकनी होती हैं। तो नीचे से लोग उस ग्लेशिएटेड रीजन या बर्फीले क्षेत्र पर चढ़ने के लिए उसी घाटी के सहारे जाते हैं, लेकिन यह देखते हुए कि कोई बड़ा सा हिमशिला खंड आ तो नहीं आ रहा है, तो उसी घाटी के सहारे ऊपर जाते हैं। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में लेह से जो सेना सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है, वह एक नदी है नुब्रा वैली, जो कि हिमानीकृत नदी है और उसी के सहारे हमारी सेना सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर हिली टेरेन है, पर्वतीय स्थलाकृति है, आना जाना एकदम नामुमकिन है। और इसके बाद आउटवाश प्लेन होता है जहाँ पर हिमानी निक्षेप समाप्त हो जाता है, मोरेन या हिमोड़ का निक्षेप हो जाता है, उसके बाद फ्रेश वाटर आगे बढ़ता है। मोरेन या हिमोड़
तो खुरदुरा निक्षेप होता है जो हिमनद लाते हैं, लेकिन उसके बाद जब पानी आगे बढ़ता है तो कुछ मिट्टी के छोटे छोटे कण क्ले, सैंड, सिल्ट को आगे ले जाके निक्षिप्त कर देता है, जिसको आउटवाश प्लेन कहा जाता है। लेकिन उस पर कोई खेती नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर लो टेम्परेचर है। हाँ, कुछ वनस्पतियों का विकास हो जाता है और लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसके बाद अगला है टूरिज़्म, जहाँ पर ग्लेशियर्स स्टार्ट होते हैं, जैसे गोमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान। इस तरह से भारत में बहुत ग्लेशियर हैं, हिमालय पर, रॉकीज पर, एंडीज पर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। तो वहाँ पर पर्यटक समर सीजन में, ग्रीष्मकाल में जाते हैं और वह भी जियोमॉर्फोलॉजी को देखते हैं, सीखते हैं और उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग लास्ट में देखते हैं पेरीग्लेशियल प्रोसेस लैंडफॉर्म और जियोमॉर्फोलॉजी और अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, परिहिमानी प्रक्रम स्थलरूप और अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। परिहिमानी क्षेत्रों में जमने और पिघलने के चक्र के फलस्वरूप कुछ गड्ढे बन जाते हैं, जिसमें कि मीठा जल, फ्रेश वाटर रहता है और वहाँ जाने वाले लोग पेयजल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, या तो ढाल के अनुरूप उसको नीचे भी लाकर प्रयोग में लाते हैं। और दूसरी चीज़ है बोल्डर फॉर बिल्डिंग मटेरियल। परिहिमानी क्षेत्रों में आपने देखा था कि वहाँ पर टार्स होते हैं। टार्स मतलब जमने पिघलने के चक्र के फलस्वरूप पत्थर ऊपर और नीचे होते रहते हैं सीजन के अनुसार, और धीरे धीरे उनका रूप इस तरह से गोला हो जाता है और इस गोले पत्थर को वहाँ से लोग उठा लाते हैं, या तो लुढ़क कर नीचे भाभर में आ जाते हैं तो ढुलाई कम पड़ जाती है, अदरवाइज वहीं से लाके इसका बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। कैसे? कमरे के अंदर नहीं बल्कि बाहर की बाउंड्री वाल को सजाने के लिए इन पत्थर को सीमेंट से जड़ दिया जाता है। इस तरह से ये रहा परिहिमानी क्षेत्र में जितने भी प्रोसेस और लैंडफॉर्म्स हैं उनका मानव कैसे यूज कर रहा है। तो इस तरह से अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी की परिभाषा देने के बाद पहला पहलू विभिन्न प्रक्रम और उनसे बनने वाले स्थल रूप और उनका मानव पर्यावरण के हित के लिए प्रयोग, ये पहला पार्ट हुआ। व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान में हम लोगों ने पहले पहलू में देखा किस तरह से 6 भूआकृतिक प्रक्रम और उनसे बनने वाले स्थल रूपों का प्रयोग मानव समाज कल्याण और पर्यावरण हित के लिए करता है। आइए हम लोग दूसरे पहलू में देखते हैं कि हमारे भूखंड पर, हमारे पृथ्वी के स्थल मंडल पर पर्वत, पठार और मैदान है। वहाँ भी मानव का अधिवास है और वहाँ पर भी स्थल रूप मिलते हैं, भूआकृतियाँ मिलती हैं। उन पर मानव का क्या, उनसे मानव का क्या संबंध है और मानव उनका प्रयोग किस तरह से कर रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला भूखंड जो सबसे ऊंचा होता है, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन में आप लोगों ने देखा होगा हिल स्टेशंस होते हैं और वहाँ जाने के लिए रोपवे बनाए जाते हैं और लगभग सभी पर्यटक स्थलों पर रोपवे है, जैसे मसूरी, शिमला, हरिद्वार इत्यादि। वर्ल्ड के हर फोल्डेड माउंटेन पर रज्जु मार्ग बनाए गए हैं। पर्वतों पर कुछ बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लाइमस्टोन। मानव उसका भी खनन करता है और पर्वतों पर कहीं कहीं पर सुरंगें बनाई जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल, जिससे होकर कश्मीर घाटी में जाया जाता है। और इसी तरह से पर्वतीय भागों में टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा कृषि भी की जाती है, जो कि वहाँ के पर्यावरण में एक तरह से मानव का समझौता है। और कंटूर प्लाविंग, समोच्च रेखीय जुताई पर्वतीय भागों में ही होती है, जिससे कि कृषि का उत्पादन हो जाए, बागवानी हो जाए और मृदा का संरक्षण भी हो जाए।
और कंटूर रोड्स को मानव कंटूर रूप में डेवलप करता है, जिससे कि लैंडस्लाइड न हो और मृदा संरक्षण हो। और इस तरह से एग्रीकल्चर में एक साल्ट एग्रीकल्चर है। साल्ट का मतलब नमक नहीं होता है, बल्कि स्लोप एग्रीकल्चर, लैंड टेक्नोलॉजी, ढाल कृषि विकास तकनीकी। और ढाल कृषि विकास तकनीकी में जो स्लोपी टेरेन है, ढलुआ भूमि है, उसमें कृषि की जाती है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ऊपर के खेतों की सिंचाई होने के बाद उनका बचा हुआ अतिरिक्त जल नीचे के खेतों में उतार दिया जाता है। इस तरह से जल का संचय होता है। पर्वतीय भागों में ही किस तरह से चाय और फलों की खेती होती है, हिमालय भारत में इसका साक्षात गवाह और प्रमाण है। इस तरह से मानव फोल्डेड माउंटेन्स में बहुत अधिक कार्य कर रहा है और उसके ढाल को, उसके चट्टान को और उसकी ऊंचाई को अपने समाज के हित के लिए प्रयोग में ला रहा है। यही है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी ओवर फोल्डेड माउंटेन्स। अब हम देखते हैं प्लेन मैदानी भागों का मानव क्या वहाँ के स्थलाकृतियों के साथ कुछ अंतरक्रिया कर रहा है या नहीं। हाँ, मैदानी भागों में खनन का कार्य भी होता है। यहाँ पर विशेष मिनरल नहीं पाए जाते, क्योंकि विश्व के अधिकांश मिनरल पुराने पठारों पर मिलते हैं, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के भाग हैं। लेकिन मैदान में नदियों की घाटी में बालू का खनन किया जाता है और कंक्रीट का भी खनन किया जाता है। और इसी तरह से मैदानी भागों में कुछ टूरिस्ट सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि वहाँ के पर्यावरण और वहाँ के भूआकृति के साथ मानव की अंतरक्रिया है। आइए हम पठार पर देखते हैं। पठार खनिजों से भरे पड़े हैं, जो अंगारा और गोंडवाना लैंड के भाग हैं, और विश्व का अधिकांश खनन पठारों पर ही होता है। और पठारी भागों पर ही एग्रीकल्चर या कृषि भी की जाती है, जो शुष्क कृषि होती है, क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती है और मोटे दानों वाली खेती होती है। पठार पर कई पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, क्योंकि पठारों पर भी कुछ हिल स्टेशंस होते हैं, जैसे भारत में धूपगढ़, नीलगिरी, और वहाँ पर पर्यटन का विकास किया जाता है। और पठार पर फॉरेस्टेशन, वानिकी की क्रिया भी मानव करता है। इस तरह से यह व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान का दूसरा पहलू रहा। अब आइए हम लोग भूआकृति विज्ञान के व्यवहारिक पहलू के तीसरे पक्ष को देखते हैं। तीसरे पक्ष में एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मानव भूगोल के ज्ञान का किस तरह से प्रयोग कर रहा है, आइए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी एंड रीजनल प्लानिंग, कि वर्ल्ड के, इंडिया के किसी भी भाग में छोटे या बड़े रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाया जाता है, उसमें वहाँ के जियोमॉर्फिक फीचर्स, भूआकृत स्वरूप और भूआकृत प्रक्रमों को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए एरिड क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखाग्रस्त क्षेत्र नियोजन, और DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। वैसे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के दो पहलू होते हैं। यह उष्ण मरुस्थल के विकास के लिए भी होता है और शीत मरुस्थल जैसे हिमालय के बर्फीले क्षेत्र, रॉकीज के बर्फीले क्षेत्र और वहाँ की जियोमॉर्फिक प्रोसेस और लैंडफॉर्म को ध्यान में रख के ये प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से बेसिन मैनेजमेंट, किसी भी ड्रेनेज बेसिन के मैनेजमेंट के लिए भी जियोमॉर्फोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, जिसको हम लोग
फ्लूवियल अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी जलीय व्यवहारिक भू-आकृति विज्ञान में सीख चुके हैं कि किसी नदी के जल को प्रबंधित करने के लिए उस पर डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वायर बनाए जाते हैं, फिशिंग की जाती है, कैनाल निकाली जाती है और कैनाल से CCA कल्चरेबल कमांड एरिया का विकास किया जाता है। हम लोग इसके दूसरे पहलू जियोमॉर्फोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं, भू-आकृति विज्ञान और डिजास्टर प्रबंधन, जिसमें कि अर्थक्वेक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र दुनिया में कई हैं, पेटियों में हैं, तो उसमें किस तरह से मैनेज करें हम सेटलमेंट को और सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास को, भूकंप रोधी घर कैसे बनाए जाएं, इसका हम वहाँ पर प्लानिंग करते हैं। इसी तरह से ऊंचे पर्वतों पर भूस्खलन होता है, तो भूस्खलन से बचने के लिए हम वहाँ बस्तियों का विकास कैसे करें, सड़कों का, रेल का और कृषि स्थल रूप का कैसे करें, यह इसी प्लानिंग के अंतर्गत आता है। और दुनिया में जहाँ भूकंप आते हैं, यदि समुद्र है तो सुनामी भी आता है और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र प्रभावित होते हैं, तो हम लोग अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में वहाँ के सांस्कृतिक स्वरूपों के विकास को प्रबंधित करते हैं। अब आइए हम तीसरा पहलू देखते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। क्या भू-आकृति विज्ञान का नगरीकरण से कोई संबंध है या नहीं? हाँ, क्योंकि नगरों का विकास पर्वत, पठार और मैदान में ही होता है। तो अर्बनाइजेशन किस तरह से तट के सहारे हो रहा है, और यह नदियों के सहारे हो रहा है, यह पर्वतों पर हो रहा है, इस पर हम एक निगाह डालें तो समुद्र तट के सहारे नगरीकरण को प्री प्लान्ड वे में करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख के ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइजिंग हो रही है, समुद्र तल ऊपर उठ रहा है, सुनामी के आने का खतरा है, और वहाँ पर टाइडल वेव्स, ज्वारी तरंगें भी आती हैं। इन प्रक्रमों को ध्यान में रख के ही शहर को हम समुद्र की तरफ जाने देंगे, नहीं तो नीदरलैंड के पोल्डर्स क्षेत्र में विकसित शहर नष्ट भी हो जाते हैं। और इसी तरह से नदियों और मानव के बीच एक अंतर्द्वंद चल रहा है। आज का मानव नदियों के किनारे ही नगरों का विकास किया है, और वह नगर नदियों की घाटी में घुसते बनते चले जा रहे हैं, और नदियां आज सी लेवल उठने के कारण अवसादित हो रही हैं, उनकी घाटी उथली हो रही है, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन लालची मानव नदियों की घाटी में पाट कर घर नगर बनाता चला जा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक अंतर्द्वंद चल रहा है, मानव विकास बनाम पर्यावरण। विजय किसकी होगी आप जानते हैं, प्रकृति हमेशा विजयी होती है। परिणाम होता है बाढ़ और नगरीय विनाश। इसीलिए भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है कि किसी नदी की घाटी से 500 मीटर की दूरी तक कोई घर नहीं बनाएगा, क्योंकि नदियाँ प्राकृतिक होती हैं, उनका मार्ग प्राकृतिक होता है, और प्रकृति में बाधा डालना गैर कानूनी है। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नदियों के किनारे भी नगरीकरण सोच विचार के करना होगा, प्लानिंग वे में करना होगा, और पर्वत की ढलानों पर भी नगर के विचार को वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी, स्लोप, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, ढाल, प्रक्रम, संरचना सबको ध्यान में रख के करना होगा। अन्यथा बड़े बड़े नगर लैंडस्लाइड की चपेट में आकर नीचे चले जाते हैं। अगला पॉइंट है जियोमॉर्फोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वर्क। आज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है और मानव हर क्षेत्र में फैलता जा रहा है, लेकिन उसमें वहाँ की टोपोग्राफी, स्थलाकृति या कह लीजिए स्थल रूप को ध्यान में रख के ही विकास करना होता है, नहीं तो परिणाम विनाश होता है। जैसे रोड एंड रेल कंस्ट्रक्शन, रोड और रेल निर्माण वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ की
रॉक्स हार्ड हो, भूस्खलन की संभावना कम हो, और इसी तरह से डैम और एयरपोर्ट भी वहीं बनाने जाने चाहिए जहाँ की मिट्टी चट्टानें ठोस हों, अस्थायी हों, वहाँ भूकंप की संभावना कम हो, नहीं तो यहाँ पर डिजास्टर हो सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। क्या भू आकृति विज्ञान का जल विज्ञान से कोई संबंध है क्या? हाँ, बहुत है। जहाँ पर मैदानी भाग हैं वहाँ का जल विज्ञान संपन्न होगा, भूमिगत जल, सतही जल। लेकिन जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हैं या कह लीजिए जो ऊंचे पर्वतीय भाग हैं वहाँ की हाइड्रोलॉजी कमज़ोर होगी। देखते हैं हम लोग कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ कैसे किया जाए, वहाँ की चट्टानों को, वहाँ की जियोलॉजी को, ढाल को, ऊंचाई को, वर्षा की मात्रा को ध्यान में रख के तब यह मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी एंड मिनरल, जियोमॉर्फोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज, भू आकृति विज्ञान और खनिज संसाधन। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश खनिज पठारी भागों पर मिलते हैं, कुछ फोल्डेड माउंटेन भी मिलते हैं, तो हम दोनों की जियोमॉर्फोलॉजी, संरचना, ढाल और अन्य कंडीशन को देखकर ही वहाँ पर खनन करते हैं और इसी तरह से ऑयल ड्रिलिंग भी की जाती है। लेकिन यदि वहाँ के भौतिक स्वरूपों को नज़रअंदाज करके यह काम किया गया तो निश्चित रूप से वहाँ पर प्राकृतिक विपदा आ खड़ी होगी। नेक्स्ट हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि आज का मानव पर्वत पर, पठार पर, मैदान पर कृषि कार्य कर रहा है, लेकिन वहाँ की भौतिक और भूआकृतिक प्रक्रमों और परिस्थितियों के अनुरूप ही नियोजन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से कृषि का। जैसे जूट फार्मिंग होती है कहाँ पर? टाइडल एरियाज में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ की भूआकृतिक कंडीशंस या दशाएं इसको वहाँ अलाउ करती हैं। इसी तरह से फ्लड इन वैली, नदियों में, नदियों की घाटी में बाढ़ आती है। जैसे गंगा नदी की घाटी में ही बाढ़ आती है और वहाँ पर कृषक खेती करते हैं खरबूज, तरबूज या जायद की फसलों को, तो कभी कभी बाढ़ में पानी के साथ उसका खेत और फसलें बह जाती हैं। इस तरह से यदि वहाँ के किसान को वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी और वहाँ के जलीय प्रक्रम का बोध है, ज्ञान है, तो निश्चित रूप से वो एक सफल कृषक होंगे। और इसी तरह से एग्रीकल्चर, किसी भी तरह की कृषि कहाँ की जाए, इसके लिए वहाँ की जियोमॉर्फिक कंडीशंस का नॉलेज ज़रूरी है। फिर टेरेस फार्मिंग और साल्ट एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीढ़ीनुमा कृषि पर्वतीय ढलानों के सहारे की जाती है और साल्ट एग्रीकल्चर, स्लोप एग्रीकल्चर, लैंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किए हैं। इसको उड़ीसा के पर्वतीय ढलानों पर किया जाता है क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है और जल के संचय को ध्यान में रखते हुए जल को पहले ऊपर के खेतों में फिर नीचे के खेतों में क्रमशः उतारा जाता है और सिंचाई की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जियोमॉर्फोलॉजी एंड हेल्थ, भू आकृति विज्ञान और स्वास्थ्य। भू आकृतियों का, उनके प्रक्रमों का मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और इसको ध्यान में रख के नियोजन किया जाना चाहिए। जैसे हेल्थ रिजोर्ट ऑन माउंटेन्स, पर्वतीय उच्च भागों पर स्वास्थ्य के केंद्र बनाए जाते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। हिल स्टेशन पर्यटन केंद्र बनाए जाते हैं और वहाँ पर टूरिज्म का भी डेवलपमेंट होता है। किंतु यदि पर्वत से नीचे आए जहाँ पर कि भाभर का निक्षेप है और वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर भरा रहता है, तो वहाँ का पानी स्टैग्नेट या स्थिर रहता है। परिणाम क्या होता है? मलेरिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियां वहाँ पर पनपती हैं। इसी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी जलज बीमारियां पनपती हैं
और वहाँ की भी प्लानिंग वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी को ध्यान में रख कर ही की जानी चाहिए। हमारा अगला और अंतिम टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। हम जानते हैं कि मैदानी भागों से मानव के पेट की उदरपूर्ति होती है और पर्वत और पठार पर जंगल ज़्यादा अपेक्षित हैं। इसलिए विशेष रूप से हमारे पर्वतीय भागों पर और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में फॉरेस्टेशन की ज़रूरत है। और फॉरेस्टेशन के दो मुख्य टाइप होते हैं। एफॉरेस्टेशन, जहाँ पर जंगल न हो वहाँ पर वन लगाना, और रिफॉरेस्टेशन, यदि कहीं के जंगल कट गए हों तो वहाँ पर पुनर्वानिकी या फिर से जंगल लगाना। और ये सब योजनाएं वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग के तहत हो रहा है, जिसमें कि वहाँ की जियोमॉर्फिक कंडीशंस और वहाँ के भूआकृत प्रक्रमों को ध्यान में रख के ही हम वानिकी और पुनर्वानिकी की योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। ये रहा हमारी अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके मुख्य 3 पहलू हैं। एक तो हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भूआकृत प्रक्रम और उसके स्थल रूपों का मानव हित के लिए प्रयोग करते हैं, और दूसरा है किस तरह से पहाड़ पठार मैदान पर मानव भूआकृत प्रक्रमों के साथ अंतरक्रिया कर रहा है, और तीसरा है हमारे विकास के विभिन्न विभाग हैं और जियोमॉर्फोलॉजी का उन सब विभागों से किस प्रकार से संबंध है। यही 3 पहलू हैं व्यावहारिक भूआकृत विज्ञान के।